हेलो। हाँ बच्चों, सब ठीक हो? आज हम लेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अपना लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, किस किस तरह से हम इसको मेजर करते हैं, है ना। उसमें अपन ने एक्सपेंडिचर मेथड देखा था, ज्योमेट्रिकल मेथड देखा था और आर्क इलास्टिसिटी मेथड देखा था। अब आज हम देखेंगे, अभी तक अपन ने प्राइस इलास्टिसिटी देखी, अब अपन कौन सा देखेंगे आज? एक तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और एक क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्योंकि जब कोई भी हमारी इनकम चेंज होती है तो क्या होता है, डिमांड पे इफ़ेक्ट पड़ता है ना। तो इनकम में चेंज होने पर डिमांड में कितना चेंज हो रहा है, किस तरह से चेंज हो रहा है, इसको हम किस में देखेंगे? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। तो पहले अपन कौन सा ले रहे हैं? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो किसी भी वस्तु की मांग जो है उसका बहुत इम्पोर्टेंट जो उसका डिसाइड करने वाला फैक्टर है वो इनकम होता है। तो मांग की आय लोच का मतलब क्या है कि उस मात्रा से है जो अन्य बातों के समान रहने पर उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के अंतर से होता है। तो इसका जो फॉर्मूला है, इसके लिए हम क्या सिंबल यूज़ करते हैं? ई वाई। वाई का मतलब क्या है? इनकम से है, तो इलास्टिसिटी ऑफ इनकम। ठीक है, तो इसके लिए क्या है फॉर्मूला कि ऊपर अपन क्या लिखेंगे? प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब मांग की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन डिवाइड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनकम, मतलब आय में आनुपातिक परिवर्तन। तो आय के आनुपातिक परिवर्तन से मांग में किस अनुपात में परिवर्तन होता है, इसको जब हम देखते हैं तो इसे क्या कहते हैं? मांग की आय लोच। या इसको और हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए, ई वाई इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स डिवाइड बाई डेल्टा वाई अपॉन वाई। अब डेल्टा एक्स क्या है बच्चों? डिमांड का परिवर्तन, और एक्स क्या है? ओरिजिनल डिमांड। डेल्टा वाई क्या है? आय का परिवर्तन, और वाई क्या है? ओरिजिनल इनकम। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल्टा वाले या चेंज वाले एक साइड ले लिए, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई मल्टीप्लाइड बाई वाई अपॉन एक्स। ठीक है, इसका जैसे एक एग्जाम्पल देखें कि मांग में परिवर्तन हुआ 40 और प्रारंभिक मांग जो थी आपकी वो है 400। ठीक है, और आय में परिवर्तन 5 है और प्रारंभिक आय है 100। तो इसको अपन इसमें फॉर्मूले में डालेंगे तो 40 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन 400, तो ये आपका कितना आ गया? 2। ठीक है, तो यहाँ पे मांग की आय लोच कितनी है आपके बच्चों? 2 है। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि आय में किस अनुपात में परिवर्तन होता है और उससे फिर मांग में किस अनुपात में परिवर्तन होता है, उससे हम मांग की आय लोच निकाल सकते हैं। अब इसकी मांग की आय लोच की श्रेणियाँ। ठीक है, मांग की जैसे अपन ने देखा था कीमत लोच की श्रेणियाँ होती है अलग अलग, उसी प्रकार से आय लोच की भी श्रेणियाँ हैं 5। ठीक है, तो फर्स्ट आप देखिए, इकाई से अधिक। इकाई से अधिक का क्या मतलब है कि जब आय के परिवर्तन से ज़्यादा मांग का परिवर्तन हो। ठीक है, क्या हो कि आय में वृद्धि से अधिक अनुपात में मांग में वृद्धि होती, मतलब डेल्टा वाई बाई वाई इज लेस देन डेल्टा एक्स बाई एक्स। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे? मांग की जो आय लोच है वो इकाई से अधिक होगी, मतलब आय के आनुपातिक परिवर्तन से मांग का आनुपातिक परिवर्तन ज़्यादा है। ठीक है, तो यह है आपका डायग्राम 1 में। तो ऐसी कौन सी वस्तुओं में होता है बच्चों? ये विलासिता की वस्तुओं में इस तरह का होता है कि आय से अधिक अनुपात में हमारी मांग का परिवर्तन होता है। ठीक है, फिर सेकंड, इकाई के बराबर। इकाई के बराबर का क्या मतलब है? ये सेकंड डायग्राम आप देखिए कि यहाँ डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा एक्स है या ई वाई इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ई वाई इज इक्वल टू 1 है कि जिस अनुपात में आय में परिवर्तन होता है उसी अनुपात में मांग में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो यहाँ हो गई आय की लोच जो है वो इकाई के बराबर। ठीक है, फिर थर्ड,
इकाई से कम आय की लोच। ये थर्ड डायग्राम आप देख रहे हैं, इकाई से कम आय की लोच का मतलब क्या है कि आय के अनुपात की तुलना में मांग में कम अनुपात में परिवर्तन होता है। तो ई वाई इज, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, ई वाई इज लेस देन 1 है। ठीक है, तो पहले अपन ने देखा, पहले वाले में ई वाई इज ग्रेटर देन 1 था, सेकेंड में ई वाई इज इक्वल टू 1 था, और थर्ड में ई वाई इज लेस देन 1 है, या डेल्टा वाई इज ग्रेटर देन डेल्टा एक्स। ठीक है, तो ये क्या है कि शून्य से तो अधिक है लेकिन ये इकाई से कम है। ठीक है, फिर ये ऐसी मांग की लोच कौन सी वस्तुओं में होती है बच्चों? आवश्यक वस्तुओं में आय की लोच जो है वो इकाई से कम होती है, लेकिन ये शून्य से अधिक होती है। ठीक है, अब नंबर 4, शून्य आय लोच। शून्य आय लोच शून्य आय लोच जो है नंबर 4 आप देखिए, पहले आप ये डायग्राम देख लीजिए। इस नंबर 4 पे आप देख रहे हो शून्य आय लोच कि आय में कितना भी ई वाई इज या इक्वल टू क्या है, 0 है। कि आय में आप देखो कितना भी परिवर्तन हो जाए, पहले ओ वाई थी फिर वाई 1 हो गई तो भी डिमांड क्या है, ये ओ एक्स ही चल रही है। ओके, तो यहाँ ई वाई इज इक्वल टू क्या है, 0 है। ठीक है, कि आय में कितना भी परिवर्तन हो जाए यहाँ पे आपकी मांग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अति आवश्यक वस्तु, अब जैसे नमक है, क्या होगा, आय बढ़ गई तो ऐसा तो नहीं हम ज़्यादा डालेंगे, या आय घट गई तो ऐसा भी नहीं कि हम कम कर देंगे। ठीक है, तो ऐसी वस्तुओं में मांग की आय लोच जो है वो शून्य होती है। ठीक है, अब नंबर 5, ऋणात्मक आय लोच। तो जो घटिया तरह की वस्तुएं होती है या इन्फीरियर गुड्स होती है वहाँ पे आय लोच क्या होती है बच्चों, ऋणात्मक होती है, क्योंकि ऐसी वस्तुओं की मांग जो है आय बढ़ने के साथ साथ घट जाती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये कर्व जो है वो ऋणात्मक ढाल वाला है। आप देखो ये अपन डायग्राम बना रहे हैं, यहाँ पे आप देखो कि ये जो मांग वक्र है ये ऋणात्मक ढाल वाला है, कि मतलब आपकी आय जब ओ वाई थी तो मांग आपकी ओ एक्स 0 थी, फिर आपकी आय बढ़ गई तो आपकी मांग क्या हो गई, घट गई। ठीक है, तो यहाँ ई वाई इज क्या है, लेस देन 0 है, और डेल्टा वाई इज ग्रेटर देन डेल्टा एक्स है। ओके, तो ये कौन सी वस्तुएं में होती है ऐसी ऋणात्मक आय लोच, जो है वो इन्फीरियर गुड्स में होती है। ओके, तो हमने 5 तरह की ये देखी है। ठीक है, फर्स्ट इकाई से अधिक, सेकंड इकाई के बराबर, थर्ड इकाई से कम, फोर्थ शून्य आय लोच, और फिफ्थ ऋणात्मक आय लोच। ओके, तो ये 5 तरह की जो है ये हमने देखी है। और इसके बाद इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि वस्तु पर व्यय की गई आय का अनुपात एवं आय लोच। तो इसमें आप देखिए, फर्स्ट, यदि आय में वृद्धि होने पर वस्तु पर व्यय की गई आय का अनुपात वही रहता है, अपरिवर्तित रहता है, तो आय लोच क्या होगी, इकाई के बराबर रहेगी। मतलब जिस अनुपात में हम उस वस्तु पर पहले व्यय कर रहे थे उसी अनुपात में अभी भी व्यय कर रहे हैं, तो आय लोच क्या होगी, इकाई के बराबर होगी। और यदि आय में वृद्धि के परिणाम स्वरूप वस्तु पर व्यय की गई आय के अनुपात में वृद्धि होती है तो आय लोच क्या होगी, इकाई से अधिक होगी। और यदि आय में वृद्धि के परिणाम स्वरूप वस्तु पर व्यय की गई आय का अनुपात घटता है तो आय की लोच क्या होगी, इकाई से कम होगी। ठीक है, तो आय के अनुपात को देखकर भी हम बता सकते हैं कि यहाँ पर आय लोच किस प्रकार की है। अगर अनुपात अपरिवर्तित है तो आय लोच इकाई के बराबर, यदि अनुपात बढ़ता है तो इकाई से अधिक है, और यदि अनुपात घटता है तो ये इकाई से कम है। ठीक है, तो ये अपन ने क्या देखा, मांग की आय लोच। अब हम देख रहे हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब क्या है बच्चों, कि कई बार क्या होता है कि वस्तुएं इस तरह की होती है कि एक दूसरे से
को प्रभावित करती है। एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन का जो प्रभाव है वो दूसरी वस्तु की मांग के ऊपर पड़ता है। ठीक है, जैसे आप देखो चाय कॉफ़ी है कि चाय महंगी हो गई तो क्या होगा, कॉफ़ी की डिमांड बढ़ सकती है। या जैसे आप और क्या देखते हो, स्कूटर, पेट्रोल, आपका पेट्रोल महंगा हो गया, बहुत ज़्यादा महंगा हो गया तो हो सकता है कि स्कूटर की डिमांड कम हो जाए। तो ये क्या है कि एक दूसरे से प्रभावित वस्तु है, चाहे वो स्थानापन्न हो सकती है, चाहे वो पूरक हो सकती है। ठीक है, तो एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन का प्रभाव दूसरी वस्तु की मांग के ऊपर पड़ता है। तो इस चीज़ को हम किस में देखते हैं बच्चों, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में देखते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसके लिए सिंबल क्या यूज़ करते हैं हम, ई सी। ई सी का मतलब क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ क्रॉस। ठीक है, क्रॉस इलास्टिसिटी के लिए हम ई सी लिखते हैं। अब ऊपर आप देखिए क्या लिखा हमने, प्रपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड एक्स। ठीक है, एक्स वस्तु की मांग का आनुपातिक परिवर्तन डिवाइड बाय प्रपोर्शनेट चेंज इन प्राइस ऑफ गुड वाई। मतलब वाई वस्तु की कीमत में परिवर्तन जो है उससे एक्स वस्तु की मांग में क्या परिवर्तन हो रहा है, इसको हम किस में देखते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। तो ऊपर हमने क्या लिखा, एक्स वस्तु की मांग का आनुपातिक परिवर्तन, और नीचे हमने क्या लिखा, वाई वस्तु की कीमत का आनुपातिक परिवर्तन। या इसको हम और कैसे लिख सकते हैं कि ये लिखा देखे, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स डिवाइड बाई डेल्टा पी वाई अपॉन पी वाई। अब आप देख रहे हो डेल्टा एक्स तो क्या है, एक्स वस्तु की मांग का परिवर्तन, और दिस डिवाइड बाई एक्स की ओरिजिनल डिमांड, और डेल्टा पी वाई क्या है, वाई वस्तु की कीमत का परिवर्तन डिवाइड बाई पी वाई मतलब वाई वस्तु की ओरिजिनल प्राइस। ठीक है, ये सारा मैंने लिख रखा, आप देखो हाँ, कि डेल्टा एक्स क्या है, एक्स वस्तु की मांग में परिवर्तन, फिर एक्स क्या है, एक्स वस्तु की आरंभिक मांग, डेल्टा पी वाई क्या है, वस्तु वाई की कीमत में परिवर्तन, और पी वाई क्या है, वस्तु वाई की प्रारंभिक कीमत। अब इस इक्वेशन को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल्टा एक्स बाई डेल्टा पी वाई मल्टीप्लाइड बाई पी वाई अपॉन एक्स। ओके, अब इसका एक एग्जाम्पल देखो आप कि यदि कॉफ़ी की कीमत 2.5 रुपये प्रति 100 ग्राम से बढ़कर 3 रुपये प्रति 100 ग्राम हो गई तो उपभोक्ता की चाय की मांग क्या हुई, 500 ग्राम से बढ़ के 600 ग्राम हो गई। तो अब आप इसको लिखोगे फॉर्मूले में कि ये अपन ने लिखा डेल्टा एक्स कितना हुआ बच्चों, अब यहाँ पे 600 ग्राम से 500 से बढ़ के 600 हो गई तो 100 ग्राम का चेंज हुआ, और एक्स आपका कितना था, 500 था, और डेल्टा पी वाई कितना है, 3 माइनस 2.5 50 पैसे, और पी वाई कितना है आपका 2.5 रुपये मतलब 250 पैसे। अब आपने इसमें डाला डेल्टा एक्स कितना है 100 है, और डेल्टा पी वाई 50 है। ठीक है, और ये आपका जो है पी वाई कितना है 250 और एक्स आपका 500, तो ये आपने करा तो ये कितना आ गया 1 आया। ओके, अब इसको अपन अलग अलग वस्तुओं में देखें। हाँ, तो स्थानापन्न वस्तुओं में क्या होगा, जब पूर्ण स्थानापन्न वस्तुएं होती है तो उनमें क्या होता है कि प्रतिस्थापन की दर हमेशा स्थिर और एक समान रहती है। पूर्ण स्थानापन्न वस्तुओं में मांग की आड़ी लोच अनंत होती है, किंतु कमजोर स्थानापन्न में मांग की आड़ी लोच कम होती है। ठीक है, और पूरक और स्थानापन्न में क्या होगा कि ऐसी वस्तुओं में एक वस्तु की कीमत बढ़ती तो संबंधित वस्तु की मांग भी कम हो जाए, चाहे दूसरी वस्तु की कीमत अपरिवर्तित ही क्यों नहीं रहे। तो ऐसी दशा में आड़ी लोच ऋणात्मक या शून्य होती है। ठीक है, और स्वतंत्र वस्तुओं में मांग की आड़ी लोच शून्य होती है। तो अब अपन ने देखा स्थानापन्न वस्तुओं में ये धनात्मक होती है, पूरक वस्तुओं में ये क्या होती है ऋणात्मक होती है, और
इधर स्वतंत्र वस्तुओं में क्या होती है, ये 0 होती है। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि जो क्रॉस इलास्टिसिटी है वो क्या होती है बच्चों, स्थानापन्न वस्तुओं में हमेशा स्थिर और एक समान रहती है। पूर्ण स्थानापन्न वस्तुओं में मांग की आड़ी लोच अनंत होती है, किंतु कमजोर में मांग की आड़ी लोच कम होती है। और पूरक और स्थानापन्न में क्या होता है कि एक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो दूसरी वस्तु की मांग भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे आड़ी लोच या तो ऋणात्मक होगी या शून्य होगी, ठीक है। और स्वतंत्र वस्तुओं में मांग की आड़ी लोच शून्य होती, क्योंकि उनका आपस में कोई लेना देना नहीं होता है। तो जो क्रॉस इलास्टिसिटी का साइन देख के हम बता सकते हैं कि वस्तुएं किस प्रकार की है। अगर वो नेगेटिव साइन है तो x और y कॉम्प्लीमेंट्री होगी, और पॉजिटिव साइन है तो x और y सब्स्टिट्यूट्स होंगे। और द हायर द वैल्यू ऑफ द क्रॉस इलास्टिसिटी द स्ट्रोंगर विल बी द डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूटेबिलिटी और कॉम्प्लीमेंट्रीलिटी ऑफ x एंड y, ठीक है। तो इस तरह से हम साइन देख के भी बता सकते हैं कि वस्तुएं स्थानापन्न है या पूरक है। अगर पॉजिटिव साइन है तो स्थानापन्न है, और नेगेटिव साइन है तो वो पूरक वस्तुएं हैं। और अगर कोई लेना देना नहीं है तो EC आपका क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस तरह से आज हमने क्या देखा बच्चों, मांग की आय लोच और मांग की आड़ी लोच दोनों तरह की देखी अपने। अब आप इसका जो मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व है या ये चीज़ें हैं, ये चीज़ आप देख लीजिए। तो इसके बाद अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू।